बोकारो नाम के गांव में लेखचंद नाम का एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। लेखचंद ने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। वो तीनों ही बड़े नेक दिल के थे और हमेशा जरूरतमंद की मदद किया करते थे। कोई भी उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता था। लेखचंद की बेटियों की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए एक दिन वो अपनी बेटियों से कहता है, तुम दोनों को देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं। सुना है बहुत अच्छे और शरीफ लड़के हैं। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार है और सुना है एक तो शहर से पढ़ा लिखा है। अगर तुम्हारी शादी उनमें से हो गई तो मैं तो निश्चिंत हो जाऊंगा। पिताजी, हमने पहले भी कहा है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों चले गए तो आप तो यहाँ अकेले रह जाएंगे। दीदी ठीक कह रही है पिताजी, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। इस बात की चिंता तुम दोनों मत करो। मैं दोनों लड़कों से पहले ही कह दूंगा कि उन्हें घर जमाई बनकर यहीं रहना होगा। मेरा इतना बड़ा व्यापार है, वो दोनों मेरे व्यापार को ही संभाल लेंगे। अगले दिन दोनों भाई रंजन और वरुण दोनों लड़कियों को देखने के लिए लेखचंद के घर पहुंचते हैं। वरुण बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था और उसके बिल्कुल विपरीत रंजन बहुत चालाक और कामचोर था। दोनों लड़के लड़कियों को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। मुझे सुरुचि बहुत पसंद है और मुझे सुभाषिनी, और उनकी शादी हो जाती है। रंजन सारा काम अच्छे से संभाल लेता है और सबकी नजरों में बहुत अच्छा बन जाता है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, पर 6 महीने बाद ही लेखचंद की तबीयत खराब होने लगी और वो बिस्तर पकड़ लेता है और एक दिन अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहता है, अब लगता है ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ मैं। कब ये प्राण शरीर से उड़ जाएंगे पता नहीं। सोचता हूँ जायदाद का हिसाब किताब कर बंटवारा कर दूं। नहीं पिताजी, कोई बंटवारों की जरूरत नहीं है। हम सब साथ रहेंगे तो कैसा बंटवारा। लेखचंद को अपनी मौत का आभास हो गया था, इसीलिए वो अपने अकाउंटेंट मुरली को बुलाता है और उसे कहता है, तुम मेरे सबसे विश्वासी आदमी हो मुरली। मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरा कौन सा दामाद पैसे के लालच में दूसरे को धोखा दे दे। इसीलिए मैं तुम्हें एक कागज दे रहा हूँ। जब तुम्हें लगे कि किसी भी एक के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये कागज तुम चुपचाप उसे दे देना और उसके पहले ना खुद पढ़ना ना इसके बारे में किसी को बताना। कुछ महीनों बाद लेखचंद आखिरी सांस लेता है। लेखचंद के मरने के बाद फौरन ही रंजन बंटवारे की बात करने लग जाता है। जितनी जल्दी बंटवारा हो जाए उतना अच्छा है। वैसे भी वरुण करता ही क्या है, सारी फैक्ट्रीज तो मैं ही संभालता हूँ। घर की ही बात है रंजन, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मेरे हिस्से में क्या आएगा मुझे बता देना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहस हो और पिताजी की आत्मा उससे दुखी हो। रंजन अपनी चालाकी दिखाता है और मकान और फैक्ट्री अपने नाम करवा लेता है और एक छोटा सा फार्म हाउस और उसके बाहर की जमीन सुहासिनी और वरुण के हिस्से दे देता है। वरुण कुछ नहीं कहता और अपना सारा सामान बांधकर अपनी पत्नी के साथ उस फार्म हाउस में चला जाता है। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपका छोटा भाई है, ना कि बड़ा। हमारे हिस्से में बस एक फार्म हाउस और उनके हिस्से में हमारा पूरा घर और फैक्ट्री। हम कमाएंगे कैसे? हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो सुभाषिनी, मैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मैं बाहर की जमीन पर खेती कर लूंगा। सुभाषिनी को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता है और वो सर पर हाथ रखकर चिंता में बैठी हुई होती है। तभी उनका अकाउंटेंट मुरली वहाँ आता है। लो बेटा, तुम्हारे ससुर जी ने मरते वक्त मुझे एक कागज दिया था और कहा था मेरे जिस दामाद के साथ धोखा होगा उसे ये कागज दे देना। सुभाषिनी उस पेपर को पढ़ना शुरू करती है। मेरे घर के पीछे जमीन की खुदाई करो। वहाँ तुम्हें एक पोटली में कुछ मोती और एक पानी का लोटा मिलेगा। उस मोती की खेती करो। किसी भी जमीन पर बस एक मोती और लोटे का एक बूंद पानी डालने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये क्या लिखा है इस पन्ने पर? कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? तीनों को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है।
पर उसी रात वरुण और सुभाषिनी अपने बड़े घर के पीछे की जमीन की खुदाई करते हैं और वहाँ उन्हें पानी से भरा लोटा और मोती की थैली मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले आते हैं। मतलब उस कागज पर लिखी बात सच थी। हमें जमीन पर एक मोती बोना चाहिए और एक बूंद पानी डालकर देखना चाहिए। हो सकता है कल खेत अनाज से लहलहा उठे। दोनों वैसा ही करते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब सुभाषिनी की आँख खुलती है तो खेत का दृश्य देखकर उसको विश्वास नहीं होता। अजी सुनते हो? जल्दी आओ। क्या हुआ भगवान, सब ठीक तो है? ये देखो, खेत में अनाज नहीं पैसे ही पैसे लगे हैं। ये तो कोई चमत्कार लगता है। ये तो कोई चमत्कार है, इतने सारे पैसे। चलो फसल काट कर रख लेते हैं। दोनों मिलकर फसल काट लेते हैं। खेत से मिले पैसों से उन दोनों ने गांव के लिए अच्छे काम करने का सोचा और स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री बनवाना शुरू कर दिया। उनका यश हर तरफ बढ़ने लगा। जब भी गांव का कोई आदमी पैसों की खेती देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैलती हुई रंजन के घर तक पहुंचती है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो बड़ी चालाकी से उन्हें फार्म हाउस दिया था और फैक्ट्री खुद रख ली थी। सोचा था इस पूरे शहर में केवल मेरा ही राज होगा। ये कौन सा खेत है जिसमें अनाज के बदले पैसे लग रहे हैं? मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। ये सोचकर वो उसी वक्त सुहासिनी और वरुण से मिलने निकल जाता है। वो रास्ते भर यही सोचता रहता है कि किस तरह वरुण से पैसे की खेती का राज पता करूं। वरुण भाई, मेरी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। लगता है भगवान ने मेरे कर्मों की सजा मुझे दे दी। मेरी मदद करो। चिंता मत करो रंजन, मैं तुम्हें एक मोती देता हूँ। उसे अपने खेत में लगाओ, तुम्हारे खेत में भी पैसे उगने लगेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कह रहे हो वरुण? ये तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए कर रही हूँ। हमारे पास जितना है बहुत है। रंजन भी वरुण की तरह खेत में बीज लगाता है। कुछ दिनों बाद फसल होती है। अपने खेत में भी पैसे देखकर रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। थोड़ी देर बाद तभी रास्ते में एक गरीब बूढ़ी अम्मा अपनी भूखी बेटी के साथ गुजरती है और वो रंजन से कहती है, सुनो बेटा, मेरी बच्ची की 2 दिन से बहुत तबीयत खराब है। इसने कल से कुछ नहीं खाया। हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे दे दो बेटा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों का नाटक। बीमारी का बहाना बनाकर लोगों को ठगते हो। पैसे कोई पेट पर नहीं उगते जो मैं तुम्हें दे दूं। चलो निकलो यहाँ से। पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं। जिस दिन तू कंगाल होगा उस दिन तुझे हमारा दुख और गरीबी का एहसास होगा। मैं गरीब हो जाऊं, वो दिन कभी नहीं आएगा। रंजन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। क्या दांव मारा तूने रंजन, शाबाश। कल तक तो सिर्फ फैक्ट्री और बड़ा घर ही मेरे पास था और अब ये पैसे की फसल भी उन बेवकूफों की वजह से मेरे पास आ गई। इतने में रंजन को फैक्ट्री से फोन आता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो यूं ही वरुण से कहा था कि फैक्ट्री में परेशानी चल रही है। परेशानी तो सच में घर में आ गई। चलो कोई नहीं, मैं फिर से धनवान हो गया हूँ। जितना चाहूँ उतना धन उगा सकता हूँ। ये कहते हुए खेत की फसल को काटने के लिए जैसे ही फसल को हाथ लगाता है, पैसे बड़े बड़े अलग अलग तरह के सांपों में बदल जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये सब क्या है जी? ऐसे कैसे हो गया? अरे अरे देखती ही रहोगी या कुछ करोगी? मुझे बचाओ, ये मुझे काट लेंगे। जाओ जाओ अपनी बहन और जीजा को बुला के लाओ। सुरभि अपनी बहन के यहाँ उनको सब बताती है। वो सभी लोग सुरभि के खेत तक आ जाते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? हम भी तो इसी मोती से पैसे उगाते हैं। हमें हाथ जोड़कर पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है शायद कोई गलती हो गई हो। सभी लोग हाथ जोड़कर खेत में बैठ जाते हैं और लेखचंद से प्रार्थना करते हैं। इतने में भूदेवी प्रकट हो जाती हैं। ये मोती मैंने तुम लोगों के पूर्वजों को वरदान में दी थी। आज तक किसी ने इस मोती का गलत इस्तेमाल नहीं किया, पर रंजन इतना लालची हो गया कि उसने सबको धोखा दिया और झूठ बोलकर इन मोतियों को हासिल किया। इसलिए सारे पैसे सांप में बदल गए
और रंजन की फैक्ट्री में आग लग गई। ये सुनकर सब रंजन पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर अब रंजन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता है और हड़पी हुई सारी जायदाद वरुण को लौटा देता है। इसके बाद सब फिर से मिलजुल कर रहने लग जाते हैं और अब रंजन भी लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।